Coordination compound and organometallic, unit number 16. Question number 1. The correct order of the stoichiometric of AgCl formed with the AgNO3 in the excess is treated with a complex that one. आप इन सभी कॉम्प्लेक्स के साथ AgNO3 को ट्रीट कराएंगे. अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका जो क्वेश्चन बनता है ये वर्नर थ्योरी से बनता है. अगर आपने वर्नर थ्योरी को पढ़ा होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको वर्नर थ्योरी पढ़ाई जाती है. आप एक्सेस में AgNO3 डालोगे तो एक्सेस में AgNO3 डालने से आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको 3 AgCl मिलेंगे. यहाँ पर 5 अमोनिया है तो सिर्फ एक आपको AgCl मिलेगा. यहाँ पर 4 अमोनिया है तो आपको 2 AgCl मिलेंगे. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा और वर्नर थ्योरी से एक्सप्लेन होता है. सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि कोबाल्ट क्लोराइड है फॉर्म द सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड विद सिल्वर नाइट्रेट. इनमें से कौन है जो टेस्ट ही नहीं देगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ? तो कौन सा है वो? आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 अमोनिया. देखो अगर आप 5 अमोनिया लेकर चल रहे हो तो आपको 1 AgCl मिल जाएगा. ठीक है, टेस्ट हो जाएगा. 6 अमोनिया तो आपको 3 AgCl मिल जाएंगे, टेस्ट पॉसिबल है. यहाँ पर 2 AgCl मिल जाएंगे, टेस्ट पॉसिबल है. बट यहाँ अगर 3 ही अमोनिया है ना तो 3 अमोनिया में आप कैसे रिएक्ट करोगे? यहाँ पर 0 AgCl मिलेगा. 0 AgCl का मतलब टेस्ट ही नहीं होगा. तो सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट कहता है कि मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी किसकी होगी. देखिए अपने पास जो मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी होती है ना, मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी जिसके आयंस ज्यादा होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस होंगे. अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो वहां पर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी. अब देखिए कि आपके पास आयंस ज्यादा कहां पर है. यहाँ पर 4 तो पोटेशियम के आयन होंगे. मतलब यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूं, और यहाँ पर आपका ये कॉम्प्लेक्स है, मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी. यहाँ पर है क्लोराइड, यहाँ पर Cl2. तो देखो 4 पोटेशियम आयन हो रहे हैं. तो टोटल यहाँ पे 5 आयन मिल रहे हैं और किसी में भी नहीं मिल रहा है. इसमें सिर्फ आपको 3 मिल रहे हैं, इसमें 1 ही मिल रहा है. आयन की अगर बात करो, वैसे तो आयन ये भी नहीं है. यहाँ पर 4 मिल रहा है और यहाँ पर 5 मिल रहा है. तो सबसे ज्यादा आयन यहाँ पर है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है. फिर कहता है इथाइलिन यानी कि इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड कैसा है. जब आप ईडीटी का स्ट्रक्चर बनाते हो तो बेसिकली ये कैसा होता है, ये आपका एक बाइडेंटेट की तरह काम करता है. एक्चुअल में ईडीटी के अंदर अगर आप बात करो तो ये क्या कर सकता है, ये हेक्साडेंटेट होता है. ये बाइडेंटेट नहीं, ये हेक्साडेंटेट होता है. ये 6 तरीके से दे सकता है. 4 तो इसके ऑक्सीजन दे देते हैं और 2 इसके नाइट्रोजन दे देते हैं. अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो आप इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाते हैं. आप इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं. अब आप यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने तरीके से आप अपने मेटल को डोनेशन करा सकते हो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन. तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा. बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट आता है फिफ्थ. फिफ्थ में कहा है कि करेक्ट ऑर्डर बताना है ट्रांस के लिए. ट्रांस के लिए आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है. तो ट्रांस के लिए आप करेक्ट ऑर्डर बताएंगे. सबसे पहले होता है साइनाइड, देन आपका फिनाइल, देन ब्रोमीन, देन अमोनिया. ये ट्रांस इफेक्ट होता है. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी. बी इज द राइट ऑप्शन. साइनाइड, देन C6H5, Br नेगेटिव एंड सबसे लास्ट में अमोनिया रहता है. अगर आपको लगता है कि अमोनिया सबसे पहले तो आप गलत कर रहे हैं. नेक्स्ट में उसने कहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है इसका. तो बेसिकली ऑक्सोलेट आयन है, दिस इज द ऑक्सीलेट आयन. आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है. ऑक्सोलेट आयन आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड है. जो ऑक्सोलेट आयन है वो आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड है. तो यहाँ जो ऐसे होगा निकल, ऐसे 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 ऐसे, तो 3 ऑक्सो है. ऐसे ऑक्सो यहाँ पे आ जाएगा, जो आपका ऑक्सो है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो आपका ऑक्सोलेट है वो यहाँ पर. तो ये कैसा है, कितने निकल कितनों से बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4 5 6. तो 6 इज द राइट ऑप्शन. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट उसने कहा कि द कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है. अगेन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप ऐसे ही निकाल दोगे ना, जो अभी हमने जैसे हमने बताया कि ऐसे ऐसे करके ना, यहाँ पर ऑक्स होगा, यहाँ पर ऑक्स होगा आपका, यहाँ पर ऑक्स होगा. तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो तो 6 आ जाएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात करो तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकलेगा. पोटेशियम की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा Cr C2O4 होल थ्राइस -3. तो मैं ऐसे लिखूंगी Cr. इनकी वजह से Cr का मान लेते हैं x, इसका हो गया 0 और इक्वल टू में आपका चल इक्वल टू -3 की जगह ऐसे लिख दोगे और x इज इक्वल टू +3. तो बेसिकली यहाँ पे जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा वो +3 आ जाएगा. 7th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आता है कि आपको इस कॉम्प्लेक्स का नेम बताना है. यू जस्ट फाइंड द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. आपको नेम बताना है. तो नेम कैसे बताएंगे इस कॉम्प्लेक्स का. यहाँ पर आपके पास क्या है, हेक्सा है. ये तो कंफर्म है कि हेक्सासाइन.
यहां पर आप देखें कि हेक्सा क्या है आपका, हेक्सा साइनाइडो फेरेट, और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe+3 में, तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट इज द करेक्ट ऑप्शन। साइनाइडो फेरेट इज द करेक्ट ऑप्शन। हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स द क्लोरो है, डाई है, एक्वा। क्लोरो मतलब Cl है, डाई मतलब 2 वाटर के ऐसे कुछ एक्वा हो गया, एक्वा हो गया। एक्वा के बाद है ट्राई अमाइन है, ट्राई अमाइन कोबाल्ट, ट्राई अमाइन कोबाल्ट यानी NH2 हो गया और उसके ट्राई अमाइन, और कोबाल्ट है, ठीक है, और कोबाल्ट किसमें, और उसके बाद क्लोराइड भी है। फिर वो कहता है कॉम्प्लेक्स में क्लोराइड भी है, तो क्लोराइड आपने बाहर भी रखना है। अब देखिए 9th में क्या ऑप्शन करेक्ट बनेगा। पहली बात तो उसने कहा कि क्लोराइड है, अगर क्लोराइड दूर लिखा है तो वो कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ऑप्शन ए या डी में से होगा। बट ऑप्शन डी के अंदर ना उसने बीच में क्लोरीन नहीं डाला और उसने बोला है कि सिर्फ 2 ही वाटर है और इसने 3 वाटर डाल दिए, तो ये ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन आता है IUPAC नेम आपको बताना है, तो बेसिकली यहाँ पर आप IUPAC नेम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े ध्यान से बताएंगे। देखो सबसे पहले आपके पास ट्राई अमाइन है, ये ट्राई अमाइन हो गया, फिर ब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमो के बाद क्लोरो हो जाएगा, फिर आपका नाइट्रो हो जाएगा, नाइट्रो के बाद प्लेटिनम हो जाएगा और बाद में क्लोराइड, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, सीधा सीधा सॉल्व करोगे तो 4 ही आएगी। वैसे भी सारे ऑप्शन 4 है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। आपको इसमें बताना है कि कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म ये शो कर रहा है। तो देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट Cl2En2, तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप अगर यहाँ देखते हो तो आपके पास जो आइसोमेरिज्म शो करेगा ये C हो गया। अब आपके पास इन है, अब आप यहाँ पर इन को ऐसे लगा सकते हो, आप बेसिकली इनको ऐसे लगा सकते हो, क्लोरीन को यहाँ लगा सकते हो, तो आप देखकर बता दोगे कि एक हमारा ट्रांसफॉर्म है। अगर ट्रांस है तो गारंटी से सिस भी तैयार हो रहा होगा इसका, और वैसे भी आप इसका सिस भी बना ही दोगे। अगर आप इसका सिस बनाते हो ना तो इसका सिस ऐसा बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। तो बेसिकली ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि द नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आपको बताना है, इसमें कितने आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। अब उसने ना ये लिख दिया कि पॉसिबल आइसोमर कौन हो सकता है। अब ये तो मेरे को कंफर्म है कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है ये क्या शो करेगा, ये मेरा सिस और ट्रांस शो करेगा, सिस और ट्रांस। साथ में क्लोरीन एक बाहर भी है, तो वो क्या कर सकता है, सिस और ट्रांस के साथ एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म टाइप भी शो सकता है यहाँ पे, तो 3 आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें उसने कहा कि ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर आपके 2 कॉम्प्लेक्सेस लिख रखे हैं और आप देख सकते हैं कि जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, मेटल चेंज हो रहा है। यहाँ कोबाल्ट अमोनिया के साथ है, यहाँ क्रोमियम साइनाइड के साथ है। अगर ऐसा कभी भी आइसोमेरिज्म होता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर आपका मेटल चेंज हो रहा, मतलब मेटल का ही लिगेंड से कनेक्शन चेंज हो रहा था, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आता है कि बताने कि इनमें कौन कौन से आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, NO2O2 और आपका Cl है। अब Cl बाहर है, अगर Cl बाहर है तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा, तो आयनाइजेशन तो कंफर्म है, यानी ए ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद यहाँ पर और क्या हो सकता है, NO2 है। अब NO जो 2 है ना, वो NO2 की तरह नाइट्रोजन से भी कर सकता है और ऑक्सीजन से भी कर सकता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म भी है। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म है तो इसमें ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि लिंकेज नहीं दे रखा है, बी और सी में से आएगा। उसके बाद आता है कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ज्योमेट्रिकल। एक्चुअल में यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ऑप्टिकल नहीं होगा। ऑप्टिकल का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या करते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह, एनाइसोमर एनास्टेरियोमर बनाते हो, है ना। पर यहां अगर आप देखोगे तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, तो 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी द एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। में से कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, मतलब बना सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आपको बताना है। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आप यही देखोगे कि वहां पर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए और ना ही वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि वहां मिरर इमेज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। अब देखिए कि यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर है हमारा सिस प्लेटिनम NH3Cl2, इसके अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, ये तो नहीं आएगा, मतलब इसके अंदर POS है, यस यहाँ POS है, यहां पर भी आपको POS COS मिल जाएगी, या मैं कह सकती हूँ कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिलेगी। अगर आप सी ऑप्शन देखोगे तो यहां पर आपको नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं मिलेगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट आता है 16th। इसमें कहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन से बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं। बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ रहा है कितने बन सकते हैं, तो ये तो आपको वैसे ही पता है, ज्योमेट्रिकल 2 ही बनेंगे, सिस या फिर ट्रांस।
और इसमें 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तो इसका 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि मेटल हो गया, ये आपका A2 टाइप हो गया, और ये आपका जो B होगा वो A3 B3 टाइप का हो गया। इसे आप ऐसा लिख सकते हो कि मेटल A3 और B3। अब इसके अंदर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहेंगे, सिस एंड ट्रांस, तो 2 इज द राइट ऑप्शन। कहता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिर से आप देख सकते हो कि प्लेटिनम है, या तो दोनों अमोनिया यहाँ पर होंगे, क्लोरीन ऐसे, या फिर आपके पास ऐसा होगा कि दोनों क्लोरीन एक तरफ हो जाएंगे और अमोनिया एक तरफ हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आप उसे क्या कह देंगे कि यहाँ पे 2 ही आइसोमर बन रहे हैं, सिस ट्रांस, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट में उसने कहा कि आपको मैच द फॉलोइंग बताना है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। बेसिकली मैग्नेटिक के लिए Nn+2 Bm करते हो आप, Nn+2 Bm। तो आप यहाँ पर देखिए कि कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जस्ट चेक आउट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, बस आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो वाटर है वो WFL है, वो वीक फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयर अप करेगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट लेस हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी लेस हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ तो 4 नेगेटिव है, यहाँ पर जो आपका Fe है वो +3 में बैठा हुआ है, और यहाँ आपका Fe+2 में बैठा हुआ है। अगर Fe+2 में बैठा हुआ है, यहाँ पर D6 होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो देखो ये तो कंफर्म है कि इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, सी का 0 आ रहा है ऑप्शन। एक ही क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन है, तो बाकी सब आप चेकआउट कर सकते हो। फिर अगर एक भी मिल जाता है ना, बाकी सारे हो जाएंगे। इसमें आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा साइनाइड होता है, उसके बाद आपका कौन आता है? फ्लोराइड आता है या ऑक्सोलेट आता है? तो उसके बाद आपका कौन आता है? ऑक्सोलेट आता है, देन फ्लोराइड, देन HCl, तो इज द करेक्ट ऑप्शन। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही बताइए, इसके लिए आप क्या लिखने वाले हो? तो बेसिकली Fe साइनाइड 6 और यहाँ पर आपका -4। आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +2 आ जाएगा, +2 का मतलब 3d6 हो जाएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि साइनाइड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, नीचे ही आपने फिल कर दिया, यानी Eg में तो 0 आ जाएगा और T2G में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन ऐसा ही है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 में उसने कहा कि आपको CFSE बता रखा है, CFSE दे रखी है इसके लिए, और 4 के लिए निकालनी है। आपको जो CFSE दे रखी है ना, वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है इसका, आपने CFSE ऑक्टा के लिए दे रखी है, 18,000 के करीब दे रखी है, और आपको जो CFSE निकालनी है वो टेट्रा के लिए निकालनी है। तो एक डायरेक्ट रिजल्ट है, उसका आप यूज कर सकते हो। 4/9 से आप आंसर निकाल सकते हो, फिर आप इसे 4/9 से आंसर कर सकते हो। तो बेसिकली इसका आप आंसर निकालोगे तो मैंने इसको ऐसे लिख देती हूँ कि जो CFSE है ओक्टा की, वो 4/नहीं, गलत लिख दिया मैंने, इसे ठीक कर लेते हैं। अगर मुझे टेट्रा की निकालनी है ना, तो आ जाएगा 4/9 ऑफ CFSE ऑफ ओक्टा। बस आपको ये काम करना है। 4/9 इंटू में कितना आ जाएगा? ओक्टा की कितनी है? 18,000। सॉल्व करोगे 2,000 आएगा, और 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8,000 के करीब आंसर आ जाएगा। 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 21 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 22 में कहा कि ज्योमेट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है निकल टेट्रा कार्बोनिल का। अब देखिए जो आपका निकल टेट्रा कार्बोनिल है, बेसिकली निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, यानी निकल कैसा है? 3d8 है और 4s2 है, यानी कि मैं इस सिस्टम को कह सकती हूँ कि ये D10 का सिस्टम है। और आपको पता है D10 का सिस्टम हमेशा टेट्राहेड्रल बनाता है, टेट्राहेड्रल बनाएगा, और साथ ही साथ कैसा होगा D10 का सिस्टम? पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक, तो ऑब्वियसली ये कैसा हो जाएगा? आपका डायमैग्नेटिक सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ये स्केयर प्लेनर नहीं है, गलती से भी इसे स्केयर प्लेनर मत कर देना, और ये आपका डायमैग्नेटिक सिस्टम शो करेगा। नेक्स्ट आता है कि आपको बताना है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द विजिबल रीजन। तो आप देखेंगे कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, उतना ज्यादा आपका क्या होगा? वेवलेंथ हो जाएगा। एक्चुअल में इसने ना वेवलेंथ के बारे में बात करी है, इसने वेवलेंथ के बारे में बात करी है, मैं एनर्जी की बात कर रही थी। तो वेवलेंथ में उतना कम हो जाएगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो देखिए आपके पास सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आंसर आएगा, तो अमोनिया वाला नहीं आ सकता, क्योंकि अमोनिया वाला जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो पीछे जाएगा। उससे भी उसके पीछे कौन आ जाएगा? ईन, मतलब उसके पीछे कौन आ जाएगा? ईन। ऐसा होता है ना ऑर्डर, ईन के बाद यहाँ पर आपका होता है, यहाँ अमोनिया होता है, फिर आपका ईन होता है, ऐसे करके। तो ये पीछे जाएगा, सबसे पीछे ईन जाएगा। अगर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
तो इसका जो वेवलेंथ होगा बहुत कम होगा, फिर इसका होगा सबसे ज्यादा जिसका वीक फील्ड होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसने कहा कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। आपके पास मैग्नीज है, आपके पास साइनाइड है 6 है और 3 नेगेटिव है। तो बेसिकली जो मैग्नीज है वो +3 में बैठा हुआ है। +3 का मतलब मैग्नीज किस में बैठेगा, 3D4 में बैठा हुआ है। 3D4 के अंदर बैठा हुआ है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बैठा हुआ है। जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी D2sp3, और यहाँ पर D2sp3 के साथ ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। नोट अ स्क्वायर प्लेनर थोड़ी हो जाएगा, ना टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होगा बट D2sp3 होगा, क्योंकि अंदर के ऑर्बिटल यूज होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से। क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज कर रहे थे तो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा कि जेटीडी कौन नहीं शो करेगा इन द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। आपका जेटीडी कौन शो नहीं करेगा, तो बेसिकली जेटीडी कौन नहीं शो करता, जेटीडी जहां पर सिमेट्रिकल, देखो जहां सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब देखो D4 के अंदर क्या होगा, D4 के अंदर होगा आपका EG1 T2G, हाई स्पिन की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अनसिमेट्रिकल है, इसकी वजह से जेटीडी शो है। D7 में आप लिखोगे कि T2G 1 2 3 4 5 6 7, T2G 5 हो जाएगा और EG में 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी T2G 5 की वजह से जेटीडी शो कर रहा है। D8 को कैसे लिखोगे, 8, यानी कि T2G 6 और EG 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिमेट्रिकल है, तो इस वजह से जेटीडी शो नहीं करेगा। D9 भी आपका क्या करेगा, D9 तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जेटीडी शो करता है, तो बी ऑप्शन आएगा। बाकी जो बी ऑप्शन है वो जेटीडी शो नहीं करेगा, बाकी तो वैसे सब कर ही रहे थे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट उसने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन बतानी है निकल टेट्रा कार्बोनिल। आपके पास क्या है, निकल है, कार्बोनिल नहीं है, साइनाइड है इस पर। तो बेसिकली यहाँ जो निकल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में बैठा हुआ है, यानी निकल कैसा है, 3D8 शो करेगा। और कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप यहाँ पर क्या शो करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप यहाँ पर क्या शो करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, अंदर की डी ऑर्बिटल यूज होगी तो DsP2, क्योंकि 4 ही लिगेंड है। 4 लिगेंड का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इनर ऑर्बिटल यूज होगी, यानी कि DsP2 कॉन्फ़िगरेशन। डी इज द राइट ऑप्शन। इसमें उसने कहा कि अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच शो द जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। जीरो CFSC कौन शो करेगा, एक्चुअल में जो CFSC जीरो शो होती है वो D0 कर सकता है, या D5 का हाई स्पिन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा D10 कर सकता है, बस। अब देख लीजिए कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है, देखो मैग्नीज ये शो कर रहा है D4, ये जो शो करेगा ये कितना करेगा D4 के बाद, ये D5 का हाई स्पिन, क्योंकि हाई स्पिन ही है सारे, ये आपका करेगा D7, और ये जो आपका करेगा D6 करेगा, तो D5 हाई स्पिन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बतानी है D4 ऑक्टा के लिए। अब D4 के लिए कैसे होता है, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ऑक्टा के अंदर हाई स्पिन में ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा वो आएगा प्लस के 0.6 और यहाँ आ जाएगा माइनस के 0.4। अब कितना आंसर आ जाएगा, अगर मेरे को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है, CFSC निकालनी है, मुझे स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है, तो 1 × 0.6 हो जाएगा, प्लस कर देंगे हम माइनस के 0.4 को मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.6 यहाँ पर आ जाएगा 1.2, तो सॉल्व करोगे माइनस के 0.6 आएगा, माइनस के 0.6 ले लो, देखना इसका बी आंसर आएगा, या आंसर है यहाँ पर आपका बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका कि ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो डायमैग्नेटिक वो होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर देता है, पेयर अप कर देता है। अगर कहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या कर देगा, पेयर अप कर देगा। अब देखो क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन ये सब आपके वीक फील्ड आते हैं, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बने कि बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि क्रिस्टल फील्ड D4 के लिए अभी जस्ट मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 क्वेश्चन है, आपको इनमें से बताना है इनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि निकल है टेट्रा कार्बोनिल, तो निकल जब टेट्रा कार्बोनिल की फॉर्म में होता है ना, यहाँ पर ये D10 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, और D10 में हमेशा टेट्राहेड्रल ही आता है। अगर मैं निकल नेक्स्ट की बात करती हूँ तो निकल नेक्स्ट में आपके पास क्या है कि निकल नेक्स्ट में आपका D8 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, और D8 के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये आपका क्या करेगा, स्क्वायर प्लेनर शो करेगा। टेट्राहेड्रल में तो sp3 करेगा, बट स्क्वायर प्लेनर में ये DsP2 शो करेगा। उसके बाद आपका आता है निकल है Cl4 है आपका, और यहाँ पे 2 नेगेटिव है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका निकल है वो D8 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, बट इसके पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर ये जो शो करेगा, यहाँ पर आपका जो ये शो करने वाला है, तो बेसिकली
यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल शो करेगा, टेट्राहेड्रल अगेन sp3 हो जाएगा। तो देखो sp3, dsp2 और sp3, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि इन द ऑक्टाहेड्रल द पेयर ऑफ द d ऑर्बिटल इन द da2sp3। ऑक्टाहेड्रल जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो d ऑर्बिटल कौन से वाले में आपको बतानी है। जब आप d2sp3 यूज करोगे तो कौन सी d ऑर्बिटल का यूज कर रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप जो d ऑर्बिटल यूज करते हो ना, वो आपकी हमेशा याद रखिएगा वो एक्सियल होती है, और एक्सियल आपके सिर्फ दो ही होती है। या तो आप यूज कर सकते हो डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर आप यूज करते हो डी जेड स्क्वायर। तो दो ही ऑर्बिटल आप यूज करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, क्योंकि जो आपका लिगेंड आता है वो आपका फेस सेंटर से आता है, तो वहां पर इंटरेक्शन की वजह से ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स। आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली कोबाल्ट है, F6 है, 3 नेगेटिव है। तो मेरा जो कोबाल्ट है यहाँ पे +3 में बैठा हुआ है। कोबाल्ट +3 का मतलब है 3d6 में बैठा हुआ है। 6 का मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पर देखकर बता सकते हो कि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो आपके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, यहाँ पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट उसने कहा कि आपको बताना है यहाँ पर एन एग्जाम्पल ऑफ द सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है बट सिग्मा बॉन्डेड है। ठीक है, आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्डेड के बाद, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वहां पे सिग्मा बॉन्डेड होता है RMgx, तो ये सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट होता है, बाकी सब में अलग होता है। जैसे ये जो फेरोसिन होती है ये तो मेटलोसिन है, ये तीनों मेटलोसिन होती है, और मेटलोसिन में हमेशा क्या होता है कि आपके पास वहां पर पर्टिकुलर एक बॉन्ड से नहीं होता ना, वो एल्कीन डबलिन इस तरह से कनेक्ट होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसने कहा कि इसमें आपको बताना है लॉन्गेस्ट कार्बोनिल बॉन्ड कहां पर है। फ्री कार्बोनिल बॉन्ड लेंथ आपका 1.2 है, तो आपको सबसे ज्यादा कार्बोनिल की बॉन्ड लेंथ कहाँ मिलेगी, ये सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेगी। तो देखिए आप इसके अंदर क्या चेकआउट करेंगे, यू जस्ट चेकआउट ओनली दैट थिंग कि आपके पास जो Fe है वो यहाँ पर देखो लिगेंड यहाँ पर सब सेम है, लिगेंड का कोई सीन नहीं रहने वाला। लिगेंड तो हाँ लिगेंड का सीन है, सॉरी। पहले तो आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो कि आपके पास ऑक्टा है और आपका टेट्रा है। तो बेसिकली जो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी वो टेट्रा के अंदर हो जाएगी कंपैरेटिवली टू ऑक्टा, तो ये तो ऑप्शन से बाहर है। इसके अंदर भी ऑप्शन है कि Fe है, निकल है, कोबाल्ट है। आपको ये पता होना चाहिए जितना मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जितना ज्यादा मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होगा मेरे कॉम्प्लेक्स पर, उतना ज्यादा वो क्या करेगा, मेरे मेटल पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा कार्बोनिल से एक्सेप्ट करेगा, वो उतना ज्यादा कार्बोनिल से एक्सेप्ट करेगा। अगर वो कार्बोनिल से एक्सेप्ट करेगा तो मेटल और कार्बन की तो कम हो जाएगी, पर ऑक्सीजन की उससे दूर चली जाएगी, तो इसकी वजह से ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट उसने कहा कि विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन, कार्बोनिल का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अगेन वही रीजन है कि आप चेकआउट करेंगे, कार्बोनिल देने आ रहा है, कार्बोनिल देने आ रहा है, मेटल आपका सेप्टर है। आप देखिए कि मेटल सबसे बढ़िया सेप्टर है कहां पर आपका। अब देखिए कि आपको कार्बोनिल बॉन्ड की बात कर रहा है। अब जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बड़ी आराम से इसको देगा, तो इनके बॉन्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन सा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, पाई बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। तो पाई बॉन्डेड कौन सा नहीं है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, SN और उसके साथ 4 CH3। तो ये इस तरह से आपने बना देंगे। ठीक है, आप इसे टेट्राहेड्रल भी बना सकते हो, इस तरह से टेट्राहेड्रल होता है वैसे ये। तो इसमें सारे सिग्मा बॉन्डेड होते हैं, ये सारे बाकी पाई बॉन्ड है। तो आपको हेप्टेसिटी से दिख रहा है ना, जब भी हेप्टेसिटी आती है ना तो वो हमेशा पाई बॉन्ड के काम कर रही होती है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द एंटी कैंसर एजेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आता है सिस्प्लेटिन। जो आपका सिस्प्लेटिन होता है वो एंटी कैंसर रिएजेंट की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्प्लेटिन का वो स्ट्रक्चर है वो ये रहा, ये नहीं है केवल है, इसमें क्या होता है प्लेटिनम Cl2NH3 होल ट्वाइस, प्लेटिनम Cl2NH3 होल ट्वाइस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट उसने कहा कि हाइपो यूज्ड इन द फोटोग्राफी, जो आप फोटोग्राफी में हाइपो यूज करते हो वो क्यों करते हो, रिमूव द अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड एज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो ये रिमूव करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को रिमूव करने के लिए हम हाइपो यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत कौन सी स्टेटमेंट है। देखो अभी हम लिख लेते हैं उसको निकल टेट्रा कार्बोनिल। तो निकल टेट्रा कार्बोनिल जो रहता है वो आपका टेट्राहेड्रल रहता है, क्योंकि वहां पे D10 कॉन्फ़िगरेशन है। जो आपका निकल है साइनाइड है 4 है 2 नेगेटिव है। ठीक है, अभी निकल साइनाइड 4 2 नेगेटिव। अब ये कैसा रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा D8 हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा स्केयर प्लेनर बनाएगा। ऊपर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, निकल है, अच्छा दोबारा से यही ऑप्शन है। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल है, तो इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया कि ये आपका D10 है और ये टेट्राहेड्रल ही बनाता है। फिर एक और आता है कि निकल है Cl4 है और आपका 2 नेगेटिव है।
ये आपका क्या है, ये है तो D10 कॉन्फ़िगरेशन पर ये वीक फील्ड के साथ है और ये टेट्राहेड्रल बनाएगा। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। आपको उसने बताना है, इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, गलत आपको बताना है। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास जो टेट्राहेड्रल है ये कैसा होता है, ये आपका डायमैग्नेटिक होता है। सबसे पहली बात ये कैसा है, D10 कॉन्फ़िगरेशन में तो डायमैग्नेटिक ही आ रहा है। ये कैसा होता है, ये भी आपका डायमैग्नेटिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा। यहां पर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा। ये वीक फील्ड है तो गारंटी से पैरामैग्नेटिक होगा। अगर वीक फील्ड है तो पैरामैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी आप कार्बोनिल को भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में काउंट कर सकते हो और यहाँ पर भी आप कार्बोनिल को स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिख सकते हो ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से डायमैग्नेटिक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन है, देखो ये वाले सारे ऑप्शन तीनों के तीन करेक्ट लिख रखे हैं, पर उसने इनकरेक्ट पूछा था तो ए ऑप्शन आएगा, पैरा की जगह यहाँ पे डायमैग्नेटिक आना था। बाकी तो सारे ऑप्शन सही थे, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। होप सो कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।